Assalamu alaikum students. I hope you would be fit and fine. So here we come with a new topic of the novel Pride and Prejudice. So we are going to discuss the biography of Jane Austen. So let's continue with the biography of Jane Austen, but later on we will discuss the character of Darcy and Elizabeth and both character to their foils, and at the end of these two topics we will discuss a small part of the title. Okay, so let's start it now. Jane Austen was born on December 16, 1775 at Steventon Rectory. जेन ऑस्टन जो है 1775 में पैदा हुई थी दिसंबर 16 को, और कहाँ पे? स्टेवेंटन रेक्ट्री। ये जो हैम्पशायर कंट्री है वहाँ पे एक विलेज का नेम है स्टेवेंटन रेक्ट्री। ठीक है, और उसका रेफरेंस यहाँ पे जो है ना वो दिया गया है, मेंशन किया गया है। इंग्लैंड में था ये बेसिकली, कंट्री इंग्लैंड। ठीक है, हैम्पशायर सिटी था और स्टेवेंटन रेक्ट्री इसका फर्दर आगे विलेज था। हर फादर रेवरेंड जॉर्ज ऑस्टन। ठीक है, ये इनके फादर का जेन ऑस्टन के फादर का नाम था। वॉज द रेक्टर एट स्टेवेंटन। रेक्टर मतलब लीडर। ठीक है, अब किस के लीडर थे, किस चीज़ के लीडर थे, ये कहाँ पे थे, ये फर्दर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ठीक है, इन 1764 ही मैरिड कैसेंड्रा लाइव ऑस्टन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेन की जो मदर है उसका नाम कैसेंड्रा था, देन जेन की सिस्टर का नाम कैसेंड्रा था, और फिर फर्दर आगे जेन की एक नीज है जिसका नाम भी कैसेंड्रा रखा गया था। ठीक है, तो ये जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं ये याद रखा करें। समटाइम्स ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में रिपीटिशन, हमें ये चीज़ें रिपीट होती नज़र आती हैं। सो रेवरेंड वाज अ rector at Steventon. In 1764, he married Cassandra Live Austen. 1739 to 1827, ये जो उनका टाइम पीरियड था बीच का, ये वो है। ठीक है, who was from a patrician family. सो जो कि जिससे उसके फादर ने शादी की थी कैसेंड्रा से, वो बेसिकली पैट्रिशियन फैमिली से बिलोंग करती थी। पैट्रिशियन फैमिली यहाँ पे कहते हैं कि एक नोबल फैमिली से जो है, यानी कि एक अपर क्लास की जो है ना वो फैमिली है, उस लेवल वो अपर क्लास से बिलोंग करती थी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जेन ऑस्टन का भी जो सोसाइटी में जो उसकी क्लास है वो भी अपर क्लास से वो बिलोंग करती है, मिडिल और अपर क्लास से। ठीक है, लेकिन वो अपनी क्लास को या अपना मतलब इस लिहाज से वो कोई रेफरेंस नहीं देती कभी, ना नॉवल में और ना ही उसकी पर्सनल बायोग्राफी में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र आती है कि वो उसे इस पे नाज हो या इसका कोई रेफरेंस दिया हो कभी, या इस बारे में कुछ उसने है कुछ स्पेसिफिकली हाईलाइट करने की कोशिश की हो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जेन ऑस्टन वॉज द यंगेस्ट ऑफ जॉर्ज एंड कैसेंड्रास 8 चिल्ड्रन। इनके जो 8 बच्चे थे। ठीक है, इनके फादर और मदर का नाम यहाँ पे लिखा गया। दोनों इनके 8 बच्चे थे। ठीक है, और शी हैड 6 ब्रदर्स, यानी कि जेन के शी हैड 6 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। एक बहन थी और 6 भाई थे। द फैमिली वॉज टाइटली knit। टाइटली निट का मतलब होता है कि जो गारमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, मैं एम्ब्रॉयडरी या गारमेंट्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं, बुनने वाला काम जो होता है। ठीक है, तो ये जो है वो करते थे। ठीक है, एंड जेन वॉज पर्टिकुलरली क्लोज टू हर सिस्टर। अपनी सिस्टर के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके इनके लेटर्स के बारे में बाद में बहुत सारे इनके लेटर्स मिले, जिसके बारे में जिसके थ्रू जेन और इसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो लेटर्स के थ्रू रिवील होती है। तो इसलिए यही कहा जाता है कि जेन जो है अपनी सिस्टर के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। कैसेंड्रा जिसका नाम था, एंड हर ब्रदर अपने भाई से, जिसकी वजह से उसने
लिखने की जो अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी, राइटिंग जर्नी, वो अपने भाई से स्टार्ट की थी, उसकी वजह से, उसकी स्किल्स को देखते हुए। हेनरी, हु वुड लेटर बिकेम हर लिटरेरी एजेंट, यानी कि हेनरी जो इसका भाई था उससे ये इम्प्रेस होके या इंस्पायर होके ये लिटरेरी वर्क इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि हु वुड लेटर बिकेम हर लिटरेरी एजेंट, ठीक है। ओके, जॉर्ज एंड कैसेंड्रा सर sent Cassandra and Jane, who was only 8 years old at the time, to यानी कि यहाँ पे सर जो है वो बाय मिस्टेक लिखा गया। जॉर्ज एंड कैसेंड्रा यानी कि इनके पेरेंट्स ने कैसेंड्रा को और जेन को, जब वो वाज द ओनली 18 years old at the time, टू ऑक्सफोर्ड एंड साउथहैम्पटन टू बी एजुकेटेड, इन दोनों को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में अपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए भेज दिया गया था। However, after Jane nearly died during an outbreak of typhus, जब इसकी डेथ हुई थी, तो आउटब्रेक ऑफ टाइफस, टाइफस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को बुखार होता है, ठीक है, खांसी, नज़ला ज़ुकाम ये तो होती है, लेकिन जिस्म पे छोटे-छोटे दाने बन जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द टाइफाइड प्लस स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अब इन दोनों बीमारियों का कह लें कि मतलब एट द सेम टाइम इस तरह की एक बीमारी थी जो टाइफस के नाम से फेस की थी उसने, और उसकी आउटब्रेक की वजह से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जब हुई थी बीमारी, तो फिर उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। एट देयर बोर्डिंग स्कूल, वहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। बोथ गर्ल्स रिटर्न होम टू कंटिन्यू देयर स्टडीज। जब एक्चुअली इसकी डेथ इसी पॉइंट पे हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि एक जब इनको एजुकेशन हासिल करने के लिए, अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए भेजा गया अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, ऑक्सफोर्ड और साउथहैम्पटन में, तो वहाँ पे जेन की ऐसी हालत थी कि वो शी वॉज नियरली डेड, यानी कि तकरीबन वो मरने वाली थी, ठीक है, टाइफस। बट एट द एंड जब उसकी डेथ होती है तो उसको भी यही तकरीबन बीमारी, इसी बीमारी में वो होती है। तो वहाँ पता चलता है कि ये तकरीबन मरने वाली है, ठीक है, लेकिन फिर वो बोर्डिंग स्कूल यहाँ से छोड़ देती हैं और मैंने बोथ गर्ल्स रिटर्न होम टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए वो अपना जो है ना वो स्कूल वो छोड़ के अपने घर चली जाती हैं वापस, और घर में रह के अपनी स्टडी कंप्लीट करती हैं। So, from 1785 to 1786, Jane and Cassandra attended the Reading Ladies Boarding School, ठीक है। इस टाइम पीरियड में उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल था वो वहाँ पे वो ज्वाइन किया अपनी एजुकेशन के लिए। वेयर दे स्टडीड फ्रेंच, स्पेलिंग, नीडल वर्क, म्यूज़िक एंड डांसिंग। डांस सीखा, म्यूज़िक सीखा, नीडल वर्क यानी कि एम्ब्रॉयडरी सीखी, और फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, और जो स्पेलिंग्स होते हैं उनके, लाइक उन्होंने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच किया था, तो उन्होंने लैंग्वेज सीखी, फिर साथ साथ उनके जो स्पेलिंग थे और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लैंग्वेज से रिलेटेड वो उन्होंने सीखी थी। इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस द गर्ल्स टू रिटर्न होम वंस अगेन, अपने घर को वापस जाने के लिए जब, क्योंकि वो जो लेडीज़ बोर्डिंग स्कूल में रह रही थी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए प्राइवेटली, तो अपने घर को जाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस की इकोनॉमिकली, यानी फाइनेंशियली उन्हें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत थी, और इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। Their father maintained a large library and indulged his daughters. उसके फादर की जो है लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, ठीक है। एंड इंडल्ज, इंडल्ज कहते हैं गिव अवे, ठीक है, छोड़ देना। हिज डॉटर्स क्यूरियोसिटी विद प्लेंटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, अपनी बेटियों को उसने पढ़ने की जो है ना वो इजाज़त ना दी। एज अ रिजल्ट जेन एंड कैसेंड्रा कंटिन्यू टू डेवलप देयर लिटरेरी टैलेंट डिस्पाइट देयर लैक ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन। इस फॉर्मल एजुकेशन के बावजूद, इसकी कमी के बावजूद उन्होंने जो है ना अपनी तालीम जारी रखी, ठीक है। इससे उनको, उन्होंने फ़र्क नहीं पड़ने दिया अपने जो स्टडी करियर था उसको, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की। बिगनिंग इन हर 10 years, अपने जो शुरू के जो
टीन ईयर्स लाइक मतलब अंडर 20 ईयर्स, उसका जो टाइम पीरियड था, ऑस्टिन रोड पोइम्स अपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि एट द एज ऑफ 12 ईयर्स उसने अपना पहला ड्रामा लिखा था, ठीक है। तो उस टाइम से उसने लिखना स्टार्ट किया था, और विद इन लाइक 8 और 9 ईयर्स उसने कुछ पोइम्स लिखी, ठीक है, स्टोरीज लिखी एंड कॉमिक पीसेस फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ हर फैमिली। अपनी फैमिली को एंटरटेन करने के लिए, अम्यूज़ करने के लिए उसने बहुत सारे जो है इसी तरह के कॉमिक पीसेस लिखे, स्टोरीज़ लिखी और पोएम्स लिखी। और उनकी फैमिली में क्या होता था कि जिसने कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखा होता था, ड्रामा या नॉवल इस तरह से, तो वो फैमिली मेम्बर्स सब इकट्ठे बैठते थे और उनके सामने जो है वो अपना अपना जो है पीस ऑफ राइटिंग सुनाया जाता था, और लाइक उस पर एक्ट किया जाता था, ठीक है, प्रॉपरली। तो इस तरह से जो है एक फैमिली गैदरिंग उनकी हुआ करती थी। तो इसलिए कहा गया कि वो अपनी फैमिली की अम्यूज़मेंट के लिए उसने ये लिखा, ठीक है। शी कंपाइल्ड सेवरल ऑफ द पीसेस शी रोट बिटवीन 1787 एंड 1793। उसने जितने इस टाइम पीरियड में अपने राइटिंग लिखी थी, जितने भी जो ड्रामाज और पोइम्स वगैरह लिखी थी, उन सब को उसने कंपाइल किया, ठीक है। कंपाइल होता है किसी कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके और उनमें से एरर्स निकालना और उनको इकट्ठा रखना, ठीक है, सेव रखना इनटू 3 बाउंड नोटबुक्स। 3 नोटबुक्स में उसने इनको कंपाइल करके रखा, विच स्कॉलर्स नाउ रेफर एज ऑस्टन्स जेवेनेलिया। ऑस्टन्स जेवेनेलिया के नाम से अब स्कॉलर इसको जो है वो उन्होंने जेवेनेलिया का नाम दे दिया था कि इसकी जो कलेक्शन है इसको हम जेवेनेलिया कह सकते हैं, ठीक है। जेवेनेलिया एक्चुअली एक कहते हैं कि लिटरेचर में टर्म है जिसका कहते हैं कि सटायर है, जो लोग ह्यूमन पे सटायर है उस टाइम के, जो कहने के बहुत गुस्सीले या अग्रेसिव एरोगेंट टाइप के जो लोग होते हैं उन पे सटायर है। तो वो वाली कलेक्शन को इन्होंने जेनेलिया का नाम दे दिया। ऑस्टन एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन ड्रामा एंड कॉमेडी। अपने जो उसने ड्रामा कॉमेडी में अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, एक्सप्रेस किया है अपनी कॉमेडी और ड्रामा के थ्रू, ठीक है। शी ऑफन स्टेज theatrical productions at home with her siblings। वही के ऐसे वो फैमिली में प्रेजेंट करते थे एक दूसरे की पीस ऑफ राइटिंग को, जैसे थिएटर में किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से उनकी फैमिली में एक प्रॉपर तरीके से एक्ट किया जाता था अपने अपने ड्रामा, नॉवल पे, पोइम पे। As she continued to experiment with writing, Austen became adept at parodying the sentimental and Gothic style of 18th century novels। जैसे जैसे उसने अपना ये काम कंटिन्यू किया राइटिंग का, ठीक है, लिटरेचर में उसने अपना कदम रखा, तो उसने जो कह लें कि जिस तरह से उसने स्टाइल को अडॉप्ट करते हुए 18th सेंचुरी के स्टाइल्स को अडॉप्ट करते हुए लिखे नॉवेल्स, उसमें उसने पैरोडी की है। मतलब किसी पैरोडी होता है किसी की कॉपी करना, तो उसने कॉपी करके या अडॉप्ट करके उस पे सटायर और आयरनिंग के एस्पेक्ट्स जो है अप्लाई किए हैं। तो और पैरोडाइंग यानी कि किसी की कॉपी भी करना, सेंटिमेंटल जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो इंसान की माइंड और मेंटालिटी से रिलेटेड जो इंसान की साइकी है उस पे इसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको अडॉप्ट किया और उस पे पैरोडी की है, लिखा है। गोथिक स्टाइल ऑफ 18th सेंचुरी नॉवेल्स, गोथिक होता है हॉरर या फियर टाइप के जो नॉवेल्स होते हैं या स्टाइल होता है उसको कहते हैं। Among Jane Austen's early works in a comic novel with the deliberately misspelled title। अर्ली बर्ड में जो उसने कॉमिक नॉवल लिखा था उसमें उसने मिस स्पेल टाइटल दे दिया था, मतलब जिसमें वो टाइटल दिया था उसमें स्पेलिंग मिस्टेक खुद रखी गई थी, और उस नॉवल का नाम था लव एंड फ्रेंडशिप। ये जो है फ्रेंडशिप में जो मिस्टेक आपको नज़र आई है ये बाय चांस या इस तरह से नहीं है, ये एक्चुअली नेम है इसके नावल का, जिसको खुद मिसस्पेल्ड टाइटल जो है ना वो इसका टाइटल में है, खुद इसकी मिस्टेक खुद रखी गई है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंडशिप और लव पे एक सटायर पे लिखा गया था, ठीक है।
तो इसलिए फ्रेंडशिप को थोड़ा-सा उसकी स्पेलिंग चेंज कर दिया गया, तंज़ करने के लिए कि लोग दिखावे के लिए और मतलबी टाइप की जो फ्रेंडशिप होती है ना, उसको शो करने के लिए, उसपे सटायर शो करने के लिए। A satire of the history of England and लेडी सुसन एंड एपिस्टोलरी वर्क, ठीक है। तो इस तरह के उस टाइप का जो वो इंग्लैंड का टाइम पीरियड था उस पे सटायर करने के लिए शो करने के लिए इसने यहाँ पे मिस्टेक शो किया है, ठीक है। ओके, एपिस्टोलरी वर्क वो होता है जो एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लेटर्स भी होते हैं, न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ब्लॉग्स भी हो सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उसको एपिस्टोलरी वर्क कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑस्टन ऑल्सो बिगेन टू स्केच आउट आइडियाज़ फॉर द नॉवल। बाय द टाइम उसने अपने जो है अपने नॉवल के लिए डिफरेंट आइडियाज़ को स्केच आउट यानी कि उनका इस तरह से हाका जैसे हम कहते हैं कि तैयार किया, इस तरह से करना शुरू कर दिया। that would later become Sense and Sensibility by the time फिर बाद में जब वो एज अ बुक पब्लिश हुआ कंपाइल होने के बाद तो वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से जो फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था ये वो था, ठीक है। ओके, अच्छा जो मैं पॉइंट्स बीच बीच में बताते जा रही हूँ जो इसमें नहीं लिखे गए हैं वो आप लोग नोट करते जाया करें साथ साथ, ठीक है। In 1795, Austin met Tom Lefroy. टॉम लेफ्रॉय उनके एक नेबर में लड़का था, ठीक है। द नेफ्यू ऑफ हर नेबर एट स्टेवनटन, वहाँ पे उनके नेबर का एक नेफ्यू था, वो उससे मिली और उसने उसे प्रपोज किया। इन हर लेटर्स टू कैसेंड्रा ऑस्टन रोट अबाउट स्पेंडिंग अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विद लेफ्रॉय। अपनी सिस्टर को लेटर लिखते हुए उसने लेफ्रॉय का जिक्र किया था और उसे एक हिंट दी थी कि मैं इसके लिए मेरी ये फीलिंग्स हैं, ठीक है। एंड hinted at her romantic feelings for him, अपनी फीलिंग्स उससे शेयर की थी अपनी सिस्टर से। Unfortunately, a marriage between them was impractical, यानी उनके प्रैक्टिकली उनकी शादी जो है वो कहने के नहीं हो सकी कंडक्ट, या मतलब कुछ इश्यूज की वजह से जो है वो शादी उनकी रुक गई, मना कर दिया गया दोनों फैमिलीज में जो है मतलब उनकी नहीं बनी आपस में। एंड लव फॉर हिज फैमिली सोन सेंट हिम अवे, और उसकी जो फैमिली थी लड़के की लेफ्रॉय की फैमिली उसने उन्होंने इसको कहीं दूर भेज दिया था कि मतलब अब ये यहाँ नहीं रहेगा। After the conclusion of her brief romance with Lefroy, Austen began work on a second novel called First Impressions. उसके जाने के बाद और जो लाइक एक उसने सोच लिया था कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजारूँगी जिसमें फर्दर वो इस तरह की लाइक उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था मनी में, शादी में, ठीक है। हाँ, बस वो अगर कमाना चाहती थी तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बस। तो उसने उसके बाद फिर दोबारा शादी करने का सोचा ही नहीं। तो ये एज़ अ कंक्लूजन उसने सोच लिया था कि अब उसने लिटरेचर पे ही लिटरेरी वर्क पे ही काम करना है। तो उसने फिर उसके बाद जो सेकंड नॉवल पब्लिश किया था वो था फर्स्ट इम्प्रेशंस, जो कि अभी हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से पढ़ रहे हैं, व्हिच वुड लेटर बिकम प्राइड एंड प्रेजुडिस। वुड का जो वर्ड है आप समटाइम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये समटाइम्स पास्ट के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से ये बाद में पब्लिश हुआ था। After that, Jane Austen began to revise her initial outline for Sense and Sensibility and developed Northanger Abbey, a satire of the Gothic literary genre. जो ये नावल का नाम है नॉर्थेंजर अबे, ठीक है। ये सेंस और सेंसिबिलिटी के बाद पब्लिश हुआ था और ये सटायर है गोथिक लिटरेरी जॉनरा पे, ठीक है। ओके, ये ऑलरेडी कुछ इसका पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लाइव क्लास में, तो मैं इसलिए इसको बहुत बहुत शॉर्ट सा पार्ट इसका जो है मैंने बताया था, ठीक है। ओके, द फैमिली द ऑस्टिन फैमिली रिसाइडेड एट स्टेवेंटन अंटिल 1801। वहाँ से उन्होंने मूव आउट हो गया वहाँ से। देन रेवरेंड ऑस्टन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री, जब वो मिनिस्ट्री से रिटायर हुआ। अच्छा, यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि वो मिनिस्ट्री में यानी कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिस में इंस्टीट्यूशंस में उसके एज ए लीडर
काम करता था और वहाँ से वो रिटायर हुआ था। ही देन मूव द फैमिली टू बाथ। बाथ यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया था, ये यूनिवर्सिटी का नाम है और ये किसी सिटी के नेम पे है और मे बी विलेज के नेम पे। तो वहाँ पे उसी साइड पे ये लोग मूव ऑन कर गए थे, मूव माइग्रेशन कर गए थे। जेन वॉज अनहैप्पी अबाउट लिविंग हर चाइल्डहुड होम। अपना जो आबाई घर है उसको छोड़ते हुए बहुत इमोशनल थी और खुश नहीं थी, विच रिजल्टेड इन अ सडन डिक्रीज इन हर प्रोडक्टिविटी। अपनी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उसका लिटरेरी वर्क था उसमें काफ़ी कमी आ गई थी, मतलब उसके रिजल्ट्स उस तरह से बेहतर नहीं थे, राइटिंग उस तरह से बेस्ट नहीं थी जिस तरह से पहले थी। तो इसका असर उसके राइटिंग पे पड़ा था। ड्यूरिंग her टाइम एट बाथ ऑस्टन ओनली मेड minimal revisions to her draft of नॉर्थेंजर अबे। नॉर्थेंजर अबे जो उसने नॉवल पहले लिख लिया था उसी पे उसने फर्दर काम किया। जो कहते हैं ना कि एक पेंडिंग होता है ड्राफ्ट में, जो एक पेंडिंग वर्क पड़ा होता है हमारा, उस पर रिविजन उसने जो है वो की थी फर्दर। तो लाइक न्यू वर्क उसका बहुत कम नज़र आया था। एंड स्टार्टेड बट सून अबंडेंट अ फोर्थ नॉवल। फोर्थ नॉवल उसने स्टार्ट किया लेकिन उसको वो जल्द ही उसने जो है छोड़ दिया था, लिखना छोड़ दिया था उसको। शायद वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, अपने जो माइग्रेशन उन्होंने की थी, मूव ऑन कर गए थे अपने होम टाउन से, शायद इस वजह से। तो while in Bath, Austin also received her only marriage proposal। अब वहाँ पे एक और मैरिज प्रपोजल उसको मिलता है फ्रॉम हैरिस बिग विदर। इसका ये लड़के का नाम है, ठीक है। द यंग ब्रदर ऑफ अ फैमिली फ्रेंड, उनकी फैमिली फ्रेंड का एक मतलब छोटा भाई था। एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हु वाज 6 years ऑस्टन जूनियर, और ऑस्टन से उम्र में 6 साल छोटा था। बिग पीटर was supposedly unremarkable both physically and intellectually। कह लें कि फिजिकली और इंटेलेक्चुअली अनरिमार्केबल था, मतलब कह लें कि थोड़ा सा इनकेपेबल होना ना वो था। बट कंसिडरेबल फॉर्चून मेड हिम एन अट्रैक्टिव बैचलर। बाय चांस या कह लें कि बाय लक जो है ना वो एक अट्रैक्टिव लड़का नजर आता था, ठीक है, अपनी फिजिकल इंटेलेक्चुअल क्वालिटी को लैक करने के बावजूद भी, ठीक है। जेन ऑस्टन initially accepted his proposal but changed her mind the following day and rescinded her promise। और उसने बाद में अपना जो है अपना ये जो इनिशियल डिसीजन है ये चेंज कर लिया बाद में। पहले उसने एक्सेप्ट किया, फिर बाद में ये डिसीजन चेंज कर लिया और अम, आगे मतलब उसने डिसाइड कर लिया, प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि लाइक अब वो जो है ना दोबारा मतलब इस तरह का कोई फैसला नहीं लेगी। डिसाइडेड होता है कि रिपील करना या कैंसिल कर देना, ठीक है। तो उसने अपना जो प्रॉमिस किया हुआ था उस उसे शादी का या प्रपोजल का, तो वो उसने छोड़ दिया था। टर्निंग डाउन अ मैरिज प्रपोजल वाज अ सिग्निफिकेंट डिसीजन फॉर अ वुमन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में किसी औरत का किसी प्रपोजल को मना कर देना या छोड़ देना एक बहुत ही कह लें कि बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, इट वाज अ बिग डील फॉर देम एट दैट टाइम पीरियड, ठीक है। As marriage was the only way Jane would have been able to gain independence from her family। जैसे कि अगर वो शादी कर लेती तो अपनी फैमिली से वो दूर जा सकती थी, जिसमें उसको फादर की वजह से की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, पेरेंट्स की तरफ से म्यूचुअली कोई सपोर्ट नहीं थी, और फाइनेंशियल भी उनको काफ़ी सारे इश्यूज फेस करना पड़ रहे थे, बीमार भी रहती थी और फिर उसे एजुकेशन भी कंप्लीट करना पड़ती थी अपने ही कह लें कि खुद अपने एक्सपेंसेस पे। तो ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो शादी कर लेती और अपनी जान छुड़ा लेती, आज़ाद हो जाती अपनी फैमिली से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Marrying Big Brother would also have allowed Jane to provide a home for her sister। ऐसा भी हो सकता था कि अगर वो उससे शादी कर लेती तो वो अपनी बहन को भी अपने साथ लेके जा सकती थी, या उसको भी उसकी सिस्टर को भी एक घर मिल जाता, कैसेंड्रा को, ठीक है। एंड could have even helped Austin's brother in their efforts to secure better careers। और इससे उसके भाइयों को भी फ़ायदा हो सकता था कि वो जिस फैमिली में शादी कर रही थी वो थोड़े अपर क्लास के से बिलोंग करते थे, और वहाँ पे ये अपनी फैमिली को, अपने भाइयों को उनके करियर के लिए अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है।
After George Austen's death in 1805, Jane जॉर्ज ऑस्टन यानी कि उसके फादर की डेथ के बाद जेन हर मदर एंड हर सिस्टर हैड टू मूव इन विद हर ब्रदर फ्रांसिस बिकॉज ऑफ देयर अनस्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन। अपनी जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थी वो स्टेबल नहीं रही थी उनके फादर की डेथ के बाद, तो फिर वो अपनी माँ बहन और भाइयों के साथ जो है वहाँ से मूव कर गई थी। ठीक है, कहाँ मूव कर गई थी? इन 1809 दे मूव टू अ कॉटेज एट चार्टन। यहाँ पे ये भी इंग्लैंड के ही अंदर सिटी है, टाउन है। ठीक है, तो वहाँ पे वो मूव करके वेन जेम्स वेल्थी ब्रदर एडवर्ड हैड एन स्टेट, जहाँ पे इसका एक भाई रहता था वहाँ पे ये मूव करके थे, और वहाँ पे जो उसका भाई एडवर्ड रहता था उसकी एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जो कि उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती थी। लाइफ इन चार्टन वॉज मच quieter than it had been in Bath, which gave Jane Austen the opportunity to write more often. जितना टाइम उन्होंने बाथ जो विलेज था या टाउन था वहाँ पे गुजारा, उससे बेहतर टाइम उन्हें यहाँ गुजारने को मिल रहा था, और यहाँ पे फिर उसे अपॉर्चुनिटी मिली कि अपनी राइटिंग करियर को आगे लेके जा सकती थी, और फर्दर आइडियाज़ के साथ अच्छे आइडियाज़ के साथ वो लिख सकते थे। While living at Chowton, four of her novels were published anonymously. मतलब आफ्टर द नॉवल एक के बाद एक इस तरह से उसके नॉवल पब्लिश होना शुरू हो गए थे। ठीक है, पहले सेंस एंड सेंसिबिलिटी इन 1811, प्राइड एंड प्रेजुडिस इन 1813, मैंसफील्ड पार्क इन 1814, यानी कि एक एक साल में सारे चारों नॉवेल्स पांचों पब्लिश होना शुरू हो गए थे। एंड एमा इन 1815, in July of 1816, Austen completed the first draft of her next novel entitled The Idiots. It would later be published as Persuasion, यानी कि जो बाद में Persuasion के नाम से पब्लिश हुआ था। ठीक है, परसुएशन बेसिकली कहते हैं कि किसी चीज़ को किसी को कन्विंस करना किसी बात के लिए। ठीक है, okay. In early 1816, Austen suffered an onset of illness. Um, onset यानी कि किसी चीज़ की का स्टार्ट जो है ना वो इनिशियल बिगनिंग होती है, तो उसे शुरू में वो थोड़ी सी बीमार हुई, एंड culminated in her death of the following year. Culminated मतलब एक क्लाइमेक्स पे जाना, पीक पे जाना। तो अपने इस टाइम मतलब उस इलनेस में इतनी वो ज़्यादा बीमार पड़ गई थी कि वो उसी साल में उसकी डेथ हो गई थी। मोस्ट बायोग्राफर्स बिलीव दैट शी सफर्ड फ्रॉम एडिसन्स डिजीज़। बहुत सारे बायोग्राफर्स जिन्होंने इसके बारे में सर्च की है जेन ऑस्टन के बारे में, उनका ये कहना है कि जेन की डेथ जो है वो एडिसन की जैसी डिजीज़ है, उससे उसे सफ़र किया और उसी वजह से उसकी डेथ हुई है। एडिसन जो है ना एक डिज़ीज़ है जब इंसान की बॉडी में हार्मोन्स बनना ख़त्म हो जाते हैं। लाइक इंसान की बॉडी हार्मोन्स क्रिएट करना या बनाना छोड़ देती है। तो जब हार्मोन्स इंसान की बॉडी में नहीं रहते हैं तो फिर वो सफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंसान के लिए सर्वाइव करना, ज़िंदगी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनका ये कहना है कि इस वजह से इसकी डेथ हुई। डिस्पाइट हर इलनेस, अपने बीमार होने के बावजूद ऑस्टिन कंटिन्यू टू राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने बीमार होने की उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और उसने अपनी जो राइटिंग थी वो कंटिन्यू रखी। रिवाइजिंग द एंडिंग ऑफ द इलियड्स एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन सैंडिशन, एक नॉवल कंप्लीट किया और दूसरा शुरू कर लिया था सैंडिशन के नाम से। सैंडिशन जो है बेसिकली इस नावल में सैंडी के नाम से लड़के का एक मेल जो है वो ओरिजिन है, नेम है। ठीक है, और सैंडिशन म्यूचुअली ड्रामा और एक नावल का मे बी नाम है। तो सैंडी सेटलमेंट सेटलमेंट बेसिकली इसका मतलब हम कह सकते हैं। ठीक है, सैंडिशन यानी कि उस लड़के की सेटलमेंट के बारे में लिखा गया। She died at the age of 41 on July 8, 1817, and was buried at the famous Winchester Cathedral. ये फेमस जो ग्रेवयार्ड है इसका नाम है इंग्लैंड में, और वहाँ पे इसको बरी किया गया था, इसको दफनाया गया था, और 41 की एज में इसकी डेथ हो गई थी। नॉर्थेंजर एबे एंड परसेशन वर पब्लिश्ड पोस्टमसली, यानी कि इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। However, Austen was unable to finish Sedition before her death. अपना ये जो नॉवल लिखते लिखते उसकी डेथ हो गई थी, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो वो अनकम्प्लीट ही रहा था उसकी जो है
क्योंकि बीच में इसकी डेथ हो गई थी इस वजह से। So, Austen's novels mostly focus on themes of courtship and marriage. उसकी बहुत सारे जो novels हैं उसकी जो theme है वो courtship यानी कि affairs हैं, love affairs या romance और marriages हैं. However, her work stands out because of her sharp satirical depiction of late 18th century English society. यानी कि इसकी डिपिक्शन है ये कि हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसके सटायर को इनके इसके स्टाइल को और 18th सेंचुरी नावल और उसकी जो सोसाइटी उस टाइम की सोसाइटी को उसकी डिपिक्शन कैसे की है इसने ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। She is still one of the most studied and influential novelists of her time. अपने टाइम की बेस्ट नॉवलिस्ट थी जो इन्फ्लुएंस करती थी अपने नॉवेल्स के थ्रू और जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था largely because she was creating strong unusual female characters during this period known as the Regency period and also for her mastery of form सटायर एंड आयरनी अपने तीनों इन तीनों स्टाइल्स की वजह से ये फेमस थी और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती थी। इसके जो अनयूजुअल फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो कि रियलिस्टिक कैरेक्टर्स नज़र आते थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। In 1833, publisher Richard Bantley published the first collected edition of Austen's novels. 1833 में जो पब्लिशर था रिचर्ड बेंटले उसने इसके नॉवल की कलेक्शन पब्लिश की थी सिंस देन हर वर्क्स हैव बीन कंटिन्यूअली इन प्रिंट तब से इसके नॉवल जो है पब्लिश होते जा रहे हैं। As with many great authors, Austen died before she gained significant public recognition. अपनी जो असल उसको पहचान मिलने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये मोस्टली राइटर्स के साथ ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे पोइट्स हैं जैसे जॉफरी चॉसर है और एक दो और नॉवेल्स बल्कि बहुत ज़्यादा हैं नॉवलिस्ट भी हैं प्ले राइट्स भी हैं पोइट्स भी हैं जिनको उनकी पहचान उनके मरने के बाद और मरने के कुछ सालों बाद कुछ कुछ को तो उनकी सदियों के बाद जो है उनकी पहचान मिली है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसी तरह इसके साथ भी हुआ कि इसको मरने के बाद इसको इसकी ज़िंदगी में वो इसकी पहचान इसको नहीं मिली पब्लिकली। Although her novels were fashionable with prominent members of British society like Princess Charlotte, the daughter of the Prince Regent, critics largely ignored her work. जो critics हैं वो उसका वर्क जो है इग्नोर करते हैं अपनी कुछ वो बेतुकी क्या लें के बीच में ऐड करके कि इसके नाम पे ऐसे नहीं होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए था इसमें करेक्टर्स को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक प्रेजेंट किया या ये किया वो क्या वो चीज़ें निकालते रहते हैं। तो उनको छोड़ के अदरवाइज सारे मतलब उस सोसाइटी पे बहुत इसके नॉवेल्स पूरे उतरते हैं, ठीक है। ओके इन द 20th century Austen's novels began to attract attention from literary scholars who conducted serious academic studies on her texts। यानी कि ये आपको अब समझ आ गई होगी कि जो लिटरेरी स्कॉलर्स हैं उनको इसका काम बहुत अट्रैक्ट किया था एकेडमिक लेवल पे पढ़ाने के लिए एज ए टेक्स्ट पढ़ाने के लिए। फिर वो जदोजहद जो है वो एक शुरू हो गई थी सीरीज शुरू हो गई थी ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स डिकेड्स होता है कि एक पीरियड ऑफ 10 years यानी कि 10 सालों का जो एक टाइम पीरियड होता है उसको डिकेड्स कहते हैं। There have been more than 200 literary adaptations of Austen's novels as well as numerous film versions। Adaptation होता है कि उसके नॉवल को अडॉप्ट किया गया एज अ फिल्म एज अ ड्रामा, ठीक है। और यानी कि जिस कल्चर में इसने लिखा था वो जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया एज ए नॉवल और ड्रामा उन्होंने इसके नॉवल को अडॉप्ट किया चाहे वो कल्चर चेंज करके किया या जो कल्चरल अडोप्टेशन थी या जो भी था उसको अडॉप्ट किया और उस पर काम किया, ठीक है। तो फिर इसके फिल्म और ड्रामा वर्जन्स बहुत सारे आपको नज़र आएंगे। देखना चाहें तो आपके पास बहुत मतलब वास्ट आपको मिलेंगे इसके जो है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। तो ये है कि लाइक उसके बाद फिर उसकी मूवीज़ और ड्रामाज अब तक उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ डैर्सी। डैर्सी का करेक्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट एनालिसिस भी मैं इसका दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे अगेन डिस्कस करने का मकसद यह है कि इसमें जो जो कमी पेशी रह गई है और जिस तरह से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना एक अलग बात है, ठीक है। तो मेरा मकसद इसको यहाँ पे ऐड करने का ये था कि आपको कम्प्लीटली इसका जो है ना वो आइडिया हो जाए कि
आपको किस-किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। किस-किस तरीके से इसका एनालिसिस कर सकते हैं आप इसके कैरेक्टर का, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसका और फिर निस्बत दोनों का नीचे फर्दर डिस्कशन करेंगे इस पे, ठीक है? So at a superficial level, Darcy embodies pride. यानी कि हमें एक हायर लेवल पे डरसे का हमें जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है हम उसका प्राइड देख सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से अब आपको आइडिया हो गया होगा इसका, ठीक है? एम्बॉडीज होता है कि किसी चीज़ की विजिबल फॉर्म, किसी आइडिया को, किसी एब्स्ट्रैक्ट को, कोई चीज़ आपके माइंड में होती है, आप उसको विजिबल फॉर्म देते हैं, आप उसको लिखते हैं या किसी तरह से उसको विजिबल फॉर्म देते हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकें, तो उसको कहते हैं एम्बॉडीज प्राइड, यानी कि जिसके अंदर की जो उसका प्राइड था वो हमें बाहर नजर आता है सुपरफिशियल लेवल पे। ही इज पोसेस्ड बाय फैमिली प्राइड। पोसेस्ड यानी कि वो एक टाइम पीरियड में लाइक जिस फैमिली में हो रहा है उसकी वजह से उनके उस फैमिली से बिलोंग करने की वजह से एक प्राइड उसमें शुरू से रहा, तो उसी में वो बड़ा हुआ और फिर ये एक कह लें कि जैसे फैमिली में एक चीज़ शुरू से चलती आती है तो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, तो यही इसके केस में होता है। As Wickham tells Elizabeth, he has a filial pride. Filial pride यानी कि ऐसा प्राइड जिसमें जो अपने आप में इंसान जो सेल्फ लव सेल्फ इम्पोर्टेंस वाला जो इंसान होता है वो है। His pride in his father now dead. वो कहता है कि इसके फादर का जो प्राउड था उसमें अब वो शायद खत्म हो चुका है, मे बी उसकी एज की वजह से या मे बी ड्यू टू सम अदर इश्यूज, ठीक है? And as brotherly pride, his pride in his sister Georgiana Darcy himself says that, यानी कि उसके जो ब्रदरली प्राइड हमें नजर आता है, इसी तरह का जो प्राइड हमें नजर आता है उसकी सिस्टर में जॉर्जाना जो डैसी है उसमें नजर आता है। He himself says that pride consists in being selfish and overbearing। बहुत ज़्यादा सेल्फिश होने पे प्राइड आपका शो होता है और ओवर बेयरिंग हर किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा आप कहने के कहते हैं ना कि लाइटली ले लेते हैं, ठीक है? ओवर बेयरिंग बहुत ज़्यादा आप उसको लाइट लेते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। केयरिंग फॉर नन बियॉन्ड हिज ओन फैमिली सर्कल, अपने फैमिली सर्कल में आप किसी की परवाह नहीं करते। थिंकिंग मेनली ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप मतलब ही हो के सारी ज़िंदगी पूरी दुनिया के बारे में, अपने से जुड़े लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, सबके बारे में मेनली मतलबी तौर पे सोचते हैं, ठीक है?
His lesson is complete when he is totally humbled by Elizabeth's rejection of his proposal. उसने जो अपना proposal एलिज़ाबेथ को भेजा था उसमें उसकी rejection जो एलिज़ाबेथ ने उसको दी थी उसके बाद उसकी humbleness हमेशा दिखाई देती है. The confidence of being accepted her rejection makes him realize his misplaced pride in the requirements which cannot please the woman he loves. उसे इस रिजेक्शन के बाद उस रिजेक्शन को वो एक्सेप्ट करता है कॉन्फिडेंटली और उससे ये रियलाइज होता है कि मेरा जो प्राइड था वो मिसप्लेस्ड है. मैं जहाँ पे मुझे प्राइड शो करना चाहिए मुझे शो कर रहा हूँ मुझे वो यहाँ मुझे वो वहाँ नहीं शो करना चाहिए. ठीक है. तो क्योंकि उसे उसने ये रियलाइज़ किया उसे ये पता चल गया समझ आ गई कि मेरा जो प्राइड है वो उस औरत को कभी भी प्लीज़ नहीं कर सकता जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ. दिस एक्सेसिव लव फॉर Elizabeth इज़ व्हाट क्योर्स Darcy ऑफ हिज प्राइड. ये उसकी मोहब्बत ही थी जिसने डर्सी को क्योर किया उसे उसके अपने हम्बलनेस की तरफ लाने पे मजबूर किया. एंड हम्बलिंग हिमसेल्फ ही राइट्स एन एक्सप्लेनेटरी लेटर टू एलिज़ाबेथ. और जब उसने अपना अपना एक्सप्लेनेशन अपनी दी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए लेटर लिखा एलिज़ाबेथ को तो उसकी हम्बलनेस हम वहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो उसके कैरेक्टर में आई उसकी पर्सनालिटी में आई वो हम देख सकते हैं इजीली. ठीक है. So Elizabeth's prejudice is neutralized by the revelation of Darcy's character. Neutralized होता है कि जो टू साइडेड हो जो ना इधर का ना उधर का दरमियाना. ठीक है. बाय द रेवलेशन ऑफ डर्सीज करेक्टर उसका जो डर्सी का करेक्टर है उसको रिवील होता हुआ था और उसके बाद जो है वो लाइक वो न्यूट्रल हो गई थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. हर मोमेंट ऑफ सेल्फ awakening comes on receipt of Darcy's letter. उसका जो सेल्फ अवेकनिंग का जो टाइम है वो उसके लेटर के बाद आता है. तब उसे पता चलता है कि मैं क्या करती रही हूँ और लाइक उसे रियलाइज होता है कि गलत क्या है और सही क्या है. ठीक है. So yes, learning the truth about विक्रम के बारे में जब उसे सच्चाई पता चलती है she realizes her own blindness and prejudice in having judged Darcy and Wickham on mere first impressions. इन दोनों को उसने उनके फर्स्ट इम्प्रेशन से जज किया था. डार्सी जो कि प्राइड नज़र आता था लेकिन एक्चुअली उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें और उसकी हम्बलनेस बाद में नज़र आती है. लेकिन विक्रम जो देखने में बहुत ही पोलाइट और बहुत ही चार्मिंग और खूबसूरत और हैंडसम नज़र आता था वो हमें बाद में उसका प्राइड उसकी फ्लर्टेशन और जो उसके जिस तरह से वो लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता था टाइम पास करता था वो सारी हमें बाद में नज़र आता है. तो फर्स्ट इंप्रेशन दोनों का डिफरेंट था. The Lydia Wickham episode brings the final reconciliation, with Darcy having overcome his pride completely to involve himself in the Bennet's disgrace and have foiled his brother-in-law, the man he most despises. यानी कि लिडिया विक्रम की जो एपिसोड थी जिसमें ये दोनों भाग जाते हैं और फिर डैसी जो है पे करता है मनी पे करता है विक्रम को. ठीक है. जाहिर सी बात है अब वो अपनी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड को पे कर रहा है. ठीक है. तो एक फैमिली में इन्वॉल्व हो चुका था वो तो उसे ये करना ही था. तो इसके थ्रू हमें नज़र आता है कि उसने अपनी हम्बलनेस किस तरह से शो की और अपना प्राइड कैसे ओवरकम किया है. दिस ओवरवेल्म्स. और एक चीज़ और हम देखते हैं कि उसने उस इंसान को पे किया सिर्फ अपने जो जिस फैमिली में वो इन्वॉल्व हो चुका था उनकी इज्जत को या कहने के लिए भरम को रखने के लिए उनकी खातिर इसने ये मनी उस बंदे को पे की जो कि बहुत ही लाइक कैरेक्टरलेस इंसान था जिसको इसने ये खुद नफरत करता था उससे और निकलवाया था वहाँ से. लेकिन सिर्फ उनकी फैमिली की खातिर उसने वो मनी उसको पे की. This overwhelms Elizabeth and cures her of her initial prejudice against him. और यही चीज़ उसको इम्प्रेस कर जाती है एलिज़ाबेथ को. She recognizes that Darcy was exactly the man who, in disposition and talents, would most suit her. Okay, I hope ये आपको समझ आ गया होगा. So the central figures Darcy and Elizabeth.
ओके, अब हम इसका जो है फॉइल डिस्कस करेंगे। फॉइल होता है कि यानी कि एक प्रॉब्लम की हैसियत से जो आप अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम एलिज़ाबेथ और डर्सी की बात करें, तो इनमें फॉइल प्ले किया जेन और बिंगले ने, ठीक है। लाइक इनको जो इनके बीच में फ्रस्ट्रेशन थी और जो कन्फ्यूजन थी और एक कहने की हर चीज़ स्मैश हो रही थी, ब्लॉक हो रही थी, तो वो इनकी वजह से इन दोनों के बीच में थी, ठीक है। अब जेन की वजह से अब फॉइल टू एलिज़ाबेथ, एलिज़ाबेथ को क्या फॉइल था हम ये डिस्कस करते हैं नीचे। There is no doubt that Jane enjoys the admiration of both Elizabeth and Jane Austen. यानी कि अब जेन ऑस्टन के ये लाइक नहीं, देयर इज नो डाउट दैट जेन एंजॉयज द एडमिरेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे जेन ऑस्टन के बजाय जेन बेनेट एक्चुअली है, ठीक है। ये मिस्टेक आप लोग कवर करना, इसको ज़रूर मेंशन कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कहा ये जा रहा है कि जो जेन ऑस्टन है जिसने नावल लिखा है वो इंजॉय करती है इनकी एडमायरेशन को, दोनों सिस्टर्स की एडमायरेशन को, ठीक है। ये जो एक दूसरे को प्रेज करती हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, इनको प्रेज करती है वो, ठीक है, एडमायर करती है। स्टिल शी पेल्स इनटू द इनसिग्निफिकेंस इन कंपैरिजन विद एलिज़ाबेथ। दोनों का कंपैरिजन करते हुए थोड़ा सा आपको इनसिग्निफिकेंट नज़र आता है, मतलब दोनों में एक जैसी चीज़ें, सर्टन चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। लाइक एक में हमें क्लियरली सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक बाय द टाइम जो है हमारे सामने अपीयर होती है, ठीक है। She is too simple, too inclined to think well of everybody and therefore, ये जिनके बारे में बात हुई है, जो कि बहुत सादा सी है, inclined सी है, जो दूसरों को इजीली माफ कर देती है, ठीक है, दिल में बातें नहीं रखती है और इस टाइप की लड़की है। इंक्लाइंड होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें जो झुक सकता है इजीली, ठीक है, अपने आप को झुकवा देना, ईगो पीछे छोड़ देना। She frequently misjudges many things, जबकि जो पहले यहाँ तक एवरीबॉडी तक जेन के बारे में बात हो रही है, देयरफॉर शी फ्रीक्वेंटली मिसजज मैन एंड थिंग्स। पहले उसके जो अच्छाई थी उसके बारे में बात हो रही है, फिर बताया जाता है कि वो लाइक लोगों को मिसजज भी कर देती है समटाइम्स, ठीक है। कुछ चीज़ों को लोगों को मिसजज भी कर देती है। हर हर बिनिग्निटी precludes her judgment and she keeps admiring Miss Bingley till her indifference. अम, अपने जो है उसकी अपनी जो जजमेंट है उसको कह लें कि बिनिग्निटी कहते हैं नरम हो जाना, नरमी शो करना, अपनी इन्फेक्चुएशन शो करना, थोड़ी सी मोहब्बत, ठीक है, थोड़ी सी नरमी शो करना। तो उसकी बेस पे इसने जज किया हर बिनिग्निटी, उसकी जो नरमी थी, ठीक है। प्रोक्लेट्स होता है किसी को कुछ करने से, कुछ गलत काम करने से रोकना, ठीक है। तो उसकी जो जजमेंट है उसने उसको कुछ गलत करने से क्या लें कि रोका, ठीक है। लाइक उसकी ये नरमी थी कि अपनी जजमेंट, अपनी मिस जजमेंट होने के बावजूद वो उस तरह से मिसलीड नहीं हुई थी, अपने आप को मिसलीडिंग की तरफ नहीं ले गई थी। एंड शी कीप्स एडमायरिंग मिस बिंगले टिल हर इंडिफरेंस। अपने इंडिफरेंस उसके और अपने इंडिफरेंस होने की वजह से, लाइक वो इंडिफरेंस होता है जो अजीबो गरीब इंसान हो, ठीक है। तो दोनों में जो एक इंडिफरेंस, एक अजीब सा फासला था, उसके बावजूद वो मिस बिंगले को, यानी कि बिंगले की सिस्टर को बहुत एडमायर करती थी, बहुत चाहती थी। Flaunted so rudely in her face, um, convinces her of her duplicity, लाइक उसकी डुप्लीकेशन की वजह से बावजूद भी उसको जो है वो कन्विंस करती रही, ठीक है। और उसके फेस पे रूट होने के बावजूद वो उसको क्या लें कि अच्छे तरीके से उसके साथ मिलती रही। फ्रंटेड होता है कि शो, मतलब दिखने में अच्छा नजर आना, इस तरह से। लाइक वो जेन उसके रूड बिहेवियर के बावजूद जो है ना वो उसके साथ सही रही थी। जेन इज इंक्लाइंड to think well of both डर्सी एंड विक्रम। जेन जो है वो
बहुत दोनों के बारे में एक नरम दिल की हैसियत से जो है दोनों के बारे में देखती है, सोचती है, एंड टेक्स अ टॉलरेबल व्यू ऑफ चार्लोट्स मैरिज टू मिस्टर कॉलिंस, होपिंग दे वुड बी हैप्पी। ठीक है। इन कंट्रास्ट एलिजबेथ सिंबलाइजेस इंट्रिकेसी, सिंबलाइजेस मतलब एलिजबेथ के कैरेक्टर में हम अगर कंट्रास्ट देखें जेन का, उनकी पर्सनालिटी और इसके कंट्रास्ट हम करने की कोशिश करें तो हमें नजर आएगा कि सिंबलाइजेस क्या है, क्या सिंबलाइज कर रहा है कि इसके कैरेक्टर की इंट्रिकेसी यानी कि कॉम्प्लिकेशंस, जो एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर होता है ना उसकी कॉम्प्लिकेशंस। शी इज एबल टू डिस्कर्न इमीडिएटली द कंसीट ऑफ द मिडिल सिस्टर्स एंड judge Collins rightly as a foolish, conceited, narrow-minded man. She is able to discern immediately, यानी कि कंसीट होता है कोई घमंडी या प्राइड किस्म का जो बंदा होता है, ठीक है। और डिसन होता है कि नोटिस करना, यानी कि उसने एक जो प्राइड था बिंगली सिस्टर्स का, उनका उनको फौरन से नोटिस कर लिया था। एंड जज कॉलिंस राइटली एज अ फुलिश कंसीटेड नैरो माइंडेड मैन, और उसको भी उसके लेटर के थ्रू उसने जज कर लिया था कि कॉलिंस जो है वो किस टाइप का बंदा है। ठीक है। तो जेन इज टू पैसिव, जेन के भी उसका यही है कि वो अपने लाइक अपने उसका करेक्टर ऐसा है कि वो हर किसी को अलाउ कर देती है कि वो उस तक इजीली पहुंच सके, इजीली बात कर सके, कांटेक्ट कर सके। तो पैसिव होता है कि हर चीज़ आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं या अलाउ करते हैं कि आप तक जो है वो पहुंचे या अप्रोच ऐसे करे। शी इज़ अनडेमोन्स्ट्रेटिव इन बिंगलेज प्रेजेंस। बिंगले, चार्ल्स बिंगले की प्रेजेंस में वो अनडेमोन्स्ट्रेटिव है, यानी कि इतनी एक्सप्रेसिव नहीं नजर आती, इजहार नहीं करती है। टू रिजाइन इन हिज एब्सेंस, ठीक है। उसके एब्सेंस में भी ऐसी रहती है वो। एंड अनअब्ट्रूसिव एक्सेप्ट फॉर हर फिजिकल ब्यूटी। अनअब्ट्रूसिव बहुत ही बाकीदार टाइप की जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनको अनअब्ट्रूसिव कहते हैं। कि जो जिन्होंने कभी मतलब अपने खूबसूरत होने के बावजूद कोई घमंड नहीं किया, और ना ही इस तरह की कोई अपेयरेंस वगैरह रखने की कोशिश, फ्लर्ट करने की कोशिश की। ठीक है। Elizabeth, on the other hand, is brilliantly outstanding, charming, and witty. She is able to hold her own against the haughty Darcy. अपने ब्रिलियंट जो इंटेलिजेंसी है, चार्मिंग और अक्लमंदाना जो उसकी आदतें हैं, उसकी बेस पे शी इज़ एबल टू होल्ड हर ओन। अपने आप को होल्ड करना वो जानती थी कि मुझे कैसे पेश आना है। ठीक है। हाउटी डार्सी, हाउटी होता है वही प्राइड, घमंडी इंसान, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट अपने आप को उसने होल्ड करके रखा। एंड द फॉर्मिडेबल लेडी कैथरीन दे बॉब, फॉर्मिडेबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की, स्ट्रॉन्ग लेवल की औरत। एलिजबेथ स्पार्कल्स, स्पार्कल्स आपके ना स्पार्कल टूथपेस्ट होती है, तो उसका मतलब ये है कि चमक, धमक जो वाली चमक वाली जो चीज़ होती है, ठीक है। स्पार्कल, चमक, चमकना। विद अ विवेशियस पर्सनैलिटी, हमें उसकी जो पर्सनैलिटी है हमें चमकती नजर आती है, ठीक है। विवेशियस, प्लेजेंट, खुशगवार। while Jane's simplicity lacked instinctive appeal. इंस्टिंक्टिव बहुत ही संजीदा किस्म की उसकी पर्सनालिटी हमें नजर आती है, ठीक है। फॉरेन टू डैर्सी, अब फॉरेन टू डैर्सी यानी कि डैर्सी के लिए कौन सी चीज़, कौन इंसान फ्रस्ट्रेशन का काम करता रहा था, और किस तरह से उसके रास्ते में किस तरह से ये एक ब्लॉक की हैसियत से आया बिंगले, ठीक है। अब वो हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली बिंगले फॉर ऑल हिज इमेबिलिटी, जितना मैंने पीछे डिस्कस किया है, जेन की वजह से एलिजबेथ की लाइफ में कैसे चेंजेस आती हैं, और एलिजबेथ की वजह से जेन की लाइफ में कैसे चेंजेस आती हैं, और दोनों का क्या एक दूसरे की लाइफ में रोल होता है, ये हमने डिस्कस किया। और दोनों की वजह से कौन किसके लिए फॉइल है और कौन किसके लिए लाइक इजी गोइंग था, ये इसमें अब पहले जेन और एलिजबेथ का कंपैरिजन था, अब मिले और डेड से था। Bingley, for all his amiability and friendliness, is only equal to the more forceful personality of Darcy. Like अपनी फ्रेंडलीनेस की वजह से के बावजूद भी वो उसके लिए जो है डर्सी की पर्सनालिटी के लिए एक फ्रस्ट्रेशन का काम करता रहा। Bingley is easygoing, open and friendly with Darcy, while Darcy is proud
लाइक दोनों में आप कंपैरिजन करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, जो कि हम पहले भी डिस्कशन इस पे कर चुके हैं कि वो इजी गोइंग है, फ्रेंडली है, ओपन माइंडेड है, जबकि डर्सी प्राउड है, रिजर्व यानी कि जो अपने आप में रहता है, वो ज़्यादा किसी से गिल मिलता नहीं है, जल्दी जल्दी किसी से इजीली बात नहीं करता, एंड फास्टिडियस, ठीक है। ये उसकी जो है ना वो पर्सनालिटी की जो क्वालिटीज़ हैं वो है। फास्टिडियस होता है जो एक ऐसा इंसान जो टू द पॉइंट बात करता है, ठीक है, एक्यूरेट होता है, अपनी बात को लेके एग्जैक्ट बात करता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता। बट बिंगले इज रादर अ लिटिल टू इजी गोइंग, टू प्लाइंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो इजी गोइंग था, बहुत इजीली इसको अप्रोच करना बहुत इजी था। टू डिपेंडेंट अपॉन डैट्सीज ओपिनियन टू विन आवर एडमायरेशन होल हार्टेडली, यानी कि अगर हम एज अ कैरेक्टर दोनों को देखते हैं तो हमारे कहने के दिल में एक जो कैरेक्टर की जगह बनती है, वो जगह बनाने के लिए उसका कैरेक्टर डैट्सी पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो उसका जो ओपिनियन है वो डर्सी पे डिपेंड कर रहा था, तो वो खुद भी एक मतलब एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन वो हमें नज़र नहीं आता नॉवल में, पूरे नॉवल के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस है। ही अलाउज हिमसेल्फ टू द टू बी परsuaded, वो अपने आप को अलाउ करता है कि उसको परस्यू किया जाए, ठीक है। परस्यू करना मतलब किसी को आप कह लें कि क्या कह सकते हैं, किसी को बहुत ही आसानी से, जैसे कहते हैं ना कि किसी को यकीन दिलाना, या किसी को कन्विंस करना, कार्य करना, ठीक है, तो ये उस वे में आ जाता है। तो यस, ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी परsuaded, वो दूसरों को वो जल्द अलाउ कर देता है कि हम उसको कन्विंस कर सकें, यानी कि हम कहते हैं ना हम किसी से जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके करेक्टर में ऐसा था, बहुत ईजी गोइंग करेक्टर था ये। That Jane's love for him is only a fleeting passion. फ्लीटिंग पैशन बहुत ही ब्रीफ या छोटा सा होता सा, एंड क्विट्स नीदरफील्ड, यानी कि वो इतना वो थोड़ा सा कहने के बुज़दिल था कि वो उसके लिए जेन की मोहब्बत तो थी, लेकिन उसे लगता था कि एक बहुत ही छोटा टेम्पोरेरी पैशन है, जो मुझे नज़र लग रहा है कि ये टेम्पोरेरी फीलिंग्स है, इसलिए वो फिर नीदरफील्ड छोड़ के कुछ टाइम के लिए चला गया था, लिविंग बिहाइंड द इनोसेंट जेन टू पाइन एंड लैंग्विश इन हर डिसोलेशन। उसे पीछे छोड़ गया कि वो मतलब जो एक वीरानी है, डिसोलेशन होता है वीरानी, दिल की वीरानी को यहाँ पे कहा गया, वो उसमें जो है ना वो उसको छोड़ गया, ठीक है। लैंग्वेज होता है फेल हो जाना या वीक पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना, ठीक है। तो वो अपनी कह लो कि तन्हाई में कमज़ोर पड़ गई थी, उसको वहाँ पे छोड़ के चला गया था। मिस्टर बिंगलेस irresolution renders him almost contemptible in Elizabeth's eyes। मिस्टर बिंगले की जो कहने के इस हरकत से एलिज़ाबेथ की नज़रों में उसकी बहुत ही कह लो कि उसका इम्प्रेशन खराब हो गया था, ठीक है। इरेजोल्यूशन कहते हैं कि इरेजोल्यूशन और कंटेम्प्टिबल कंटेम्प्टिबल का मतलब सेम है ऑलमोस्ट, जिसका मतलब है हम कह सकते हैं तीर जानना, किसी को किसी का मुकाम हमारी नज़र में इम्प्रेशन या रेपुटेशन खराब हो जाती है, उसको कहते हैं। इरेजोल्यूशन इरिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ जाता है, ठीक है। ओके, रेंडर्स का मतलब है प्रोवाइड करना या देना किसी चीज़ को, तो अपने उसने ऐसा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको मौका दिया कि वो उसकी नज़रों में गिर जाए, बेसिकली ये कहा जा रहा है। हिज प्लाइबिलिटी एंड लैक ऑफ जजमेंट कंट्रास्ट स्ट्रांगली विद डैर्सीज इंटेलिजेंस, उसकी जो प्लाइबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, और लैक ऑफ जजमेंट है, वो स्ट्रांगली डैर्सी से कंट्रास्ट करती है, उसकी इंटेलिजेंस के साथ बेटर जज लाइक करना नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो
इसके बावजूद उसने कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो लेडी जो कैथरीन है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेडी कैथरीन के ऑब्जेक्शन के बावजूद उसने उसको लाइक करना नहीं छोड़ा। तो ये कहा जा रहा है कि जेन को उसने अबंडन किया था, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि उसने वो जेन को अबंडन करके चला गया था, लेकिन डार्सी वहीं पे खड़ा रहा, और अगर उसे एक दफ़ा उसने अपना इंटरेस्ट उसमें एलिज़ाबेथ की तरफ हो गया था, तो उसने वो बजाय भागने के या किसी ऑब्जेक्शन को नोटिस करने के या लाइक उसने उसके ऑब्जेक्शन को फेस किया, ठीक है, वो एलिज़ाबेथ के लिए खड़ा रहा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आता है यहाँ पे। इन हर ओन रिजेक्शन ऑफ हिज फर्स्ट प्रपोजल, और अपना जो फर्स्ट प्रपोजल था उसके रिजेक्शन के बाद भी वो वहाँ पे टिका रहा। द जेन बिंगले जेन रोमांस, अब इन दोनों का कंट्रास्ट आ गया, और इनकी जो रीयूनियन होती है वो कैसी होती है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अदरवाइज़ कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, ना ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जो भी है इसमें आपने खुद एक दफ़ा रीड आउट करना है पर्सनली। आपको रीड आउट करके देने की का मकसद ये है कि आप कोई आपको जो है ना इस तरह से कोई इशू ना हो इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में। और सेकेंडली मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि आपने जितने भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक जो नोट्स में डाटा है वो आप दूसरे में नहीं लिख सकते, या किसी क्वेश्चन में। मैं ये कहती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन में उससे रिलेटेड डाटा कहीं से भी मिल रहा है, किसी भी नोट में, नोट्स जितने भी आपको दिएंगे उसमें कहीं से भी मिलता है, आपको बायोग्राफी में मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, या थीम्स में से मिल रहे हैं, करेक्टर्स में से मिल रहे हैं, कुछ ऐसे जो पहले नहीं उस जो आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं उनमें कुछ हो रहा है, या उसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स आपको नज़र आए हैं जो आप समझते हैं कि आप लिख सकते हैं और ऑथेंटिक हैं आपके पेपर के लिए या टेस्ट के लिए, तो आप ज़रूर उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई पाबंदी नहीं है, ये फर्दर डाटा देने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो, आपके पास डाटा हो, आपके पास उसकी वजह से जब आप इनको याद करेंगे तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसीलिए मैं आपको बार-बार ये चीज़ें डिफरेंट वे में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस भी कर रही हूँ, और डाटा प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप अ, एक वास्ट वे में आप उसको जो है परसीव करें, सारा जितने भी एनालिसिस हैं कैरेक्टर्स के, और जितने भी थीम्स हैं, और सारी चीज़ें जो है ना इनको अच्छी तरह से परसीव करें। यहाँ पे जेनरल बिंगले का आ गया है, वही चीज़ें हैं जो पहले रिपीट होती रही हैं थीम्स में, बायोग्राफी में, कैरेक्टर लिस्ट में होती रही हैं। फिर जो रिसेंटली हमने टॉपिक किया जेन की जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश नावल में वो, और जेन का जो लिमिटेड रेंज है कैरेक्टर्स और नावल के से रिलेटेड वो, और उससे पहले जो एक फर्स्ट हमने किया था आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जिसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड स्टाइल उसके हम करेक्टर का रेफरेंस बीच में डालते रहे हैं, ठीक है, ऐड करते रहे हैं, डिस्कस करते रहे हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे भी आपको रिपीटेडली सारी यही चीज़ें आपको नज़र आई थी, और यहाँ पे भी आपको वही सारा कुछ डाटा, सारी चीज़ें यही नज़र आएंगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। इसमें जो है वो आप ये टेंशन ना लें कि आपको ज़्यादा डाटा दिया जा रहा है या आपको ज़्यादा टॉपिक असाइन किए जा रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो सेम वही है, सिर्फ आपने डिफरेंट व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कशन करना आना चाहिए पेपर में, ठीक है। So, the Jane Bingley Jane romance also presents a contrast to the turbulent relationship of Darcy and Elizabeth. दोनों के रिलेशनशिप को इनके एज अ फॉइल जो है ये दोनों प्ले करते हैं अपना रोल, ठीक है। तो टर्बुलेंट जो होता है किसी चीज़ को क्या ना कि हंगामा कर देना, या बहुत इशू बना देना, ठीक है, ट्रबल क्रिएट कर देना किसी के लिए। The Bingley-Jane relationship is based upon harmony arising out of a similarity of their nature. ठीक है, Bingley loves Jane instinctively, sincerely, but his love lacks strength. ठीक है, वही कि वो उसके प्यार में उतनी ताकत नहीं थी जितनी कि डैसी के प्यार में थी या मोहब्बत में थी। Jane is sincere in her love. जेन अपनी मोहब्बत में बहुत सिंसियर थी, बट नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव, इजहार नहीं कर पाती थी, वो एक्सप्रेसिव नहीं थी।
On the other hand, Elizabeth and Darcy start with an initial prejudice and dislike of each other, but gradually move to an understanding love for each other in spite of some differences in temperament. ठीक है, टेम्परामेंट डिफरेंट होने के बावजूद, अपना अपना मिजाज डिफरेंट होने के बावजूद वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो है ना वो अपना स्टार्ट कर लेते हैं बाद में. Jane and Bingley are both simple characters, not intricate or complex, and therefore मतलब दोनों के characters बहुत ही easy going हैं, simple हैं, complicated नहीं हैं. They do not captivate us. ठीक है, both Jane and Bingley are foils to Elizabeth and Darcy. दोनों के लिए इनका character जो है बीच में frustration का काम करता रहा है. Jane's simplicity and lack of judgment by contrast throw into relief Elizabeth's intelligent and vivacious personality. ठीक है. Similarly, Bingley's easygoing charm and pliability यानी कि flexibility highlights through contrast Darcy's fastidiousness and intellectual superiority. The Jane Bingley relationship is intended as a comment on the Elizabeth Darcy affair, and one of the obstacles in the Elizabeth Darcy relationship is definitely Darcy's role in having separated Bingley and Jane. जेन ने या उसके डैसी ने या उसकी सिस्टर की वजह से दोनों की वजह से इनमें जो सेपरेशन का केवल ये वजह बनता है. ठीक है, जेन और बिली के दरमियान ये जो है फिर उसके बाद फर्दर ऑब्स्टिकल्स या फर्दर हर्डल्स शुरू होती हैं बेसिकली एलिजाबेथ और डैसी के दरमियान. ठीक है, इट इज़ इंडीड द इंट्रिकेट कैरेक्टर्स. These are indeed the intricate characters, Elizabeth and Darcy, who captivate us. Bingley and Jane act by contrast as foils to Elizabeth and Darcy. ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने ऊपर भी बताई हैं और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. आगे चलते हैं. यहाँ पे टाइटल का थोड़ा सा और मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन फर्दर है. सारी चीज़ें वही हैं, कुछ भी नया नहीं है और सब कुछ वही है जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा पॉइंट्स कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ. जो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल है उसमें सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है. यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा कि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो अदरवाइज ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, वही है डाटा सारा उसी में आएगा जो आपने पहले किया हुआ है, तो इसको देख के परेशान नहीं होना. ठीक है. Pride and Prejudice was first written in 1797 under the title First Impressions. जे आपको ऑलरेडी पता है. It was later revised and published under the title Pride and Prejudice in 1813. In the novel, First Impressions do play an important part. जो फर्स्ट इम्प्रेशंस है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है. लाइक इसका जो पहला नावल, इस नावल का जो पहला नेम था, अगर हम उस पर डिस्कशन करें तो हम क्या कह सकते हैं कि एलिजाबेथ का जो फर्स्ट इम्प्रेशंस थे जजमेंट के, वो डैसी और विक्रम के लिहाज से उस पर ये जो पहला नावल का पहला नाम है वो वहाँ पे सिर्फ करता है. ठीक है. Her regard and sympathy for Wickham and her hostility and prejudice against Darcy are due to the first impressions. ठीक है. But when we study the novel deeply and seriously, we can easily see that the title Pride and Prejudice is more befitting to it. हम फर्दर नावल को डिस्कस करते हैं या डीपली उसको पढ़ते हैं, सीरियसली एग्जामिन करते हैं या एनालिसिस करते हैं इसका, तो हमें पता चलता है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस ही इसका सूटेबल टाइटल है. ये चीज़ें जो आप डिस्कस करते हैं ना, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये लिखते हैं ना तो ये बहुत ही ऑथेंटिक पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है उसको पता होता है कि आपके माइंड में क्या है. वो इन चीज़ों को पढ़ता है, रेफरेंसेस को, जो बोल्डेड लाइंस में आपको नज़र आते हैं उसको नज़र आएंगी तो वो उसको समझ आ जाएगी कि आपके माइंड में क्या था और ये बच्चा जो लिख के गया है इसको कितना आता था और कितना नहीं. ठीक है. So, but when we study, the first impressions which the character gets of each other take up only the first few chapters. फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में ही जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला टाइटल है वो सूटेबल होता है, तो वो फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स के लिए है, अदरवाइज पूरे नॉवल के लिए नहीं है. The novel is more about the pride of Darcy and the prejudice of Elizabeth, and the change of attitude in Darcy and Elizabeth's correction of her first impression. ठीक है, वही पहला फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, फिर उनका पूरे नॉवल में चेंज बताया गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन से उसके बाद से कितना चेंज आता है वो टिल द एंड. ठीक है.
There is no doubt that Darcy is a proud man. His first appearance is insolent, and we tend to agree with Mrs. Bennet's complaint that यानी कि मिसेस बेनेट ने जब फर्स्ट टाइम डर्सी से मिली तो उसका कमेंट क्या था कि he walked here and he walked there. ये यहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पे घूम रहा है, फैंसिंग हिमसेल्फ वेरी ग्रेट, अपने आप को ऐसे शो करता है कि जैसे ये बहुत अजीम किस्म का बंदा है या बहुत ही हाई या अपर क्लास का इंसान है, ठीक है. The set down comes at henceforth personage which is the climax of Darcy's Pride. सेट डाउन यानी कि एक डाउनफॉल आना जब किसी चीज़ का, ठीक है. तो क्लाइमेक्स जो हमें नज़र आता है डैर्सी नॉवल में वो है डैर्सी का प्राइड और एलिजबेथ की जो प्रेजुडिस है जो दोनों को जब रियलाइज होती है. इन दिस सीन डैर्सी लेज हिज प्राउड हार्ट एट हर feet and learns what she thinks of him, ठीक है. And he admits that he remained blind to the faults of Lady Catherine. उसके faults की वजह से लेडी कैथरीन की faults की वजह से वो blind रहता है. And Miss Bingley and was thinking mean of those beneath him in social standing, ठीक है. उन दोनों के बारे में बहुत गलत सोचता रहा है उन दोनों की वजह से, ठीक है. Elizabeth feels that Darcy is all pride. उसका लगता था कि ये सिर्फ प्राइड ही है इसमें, मतलब ये कभी एक अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, इसलिए all pride का वर्ड यूज किया गया. Having been prejudiced against him by his refusal to dance with her, she willfully interprets all his utterances. उसके सारे जितने भी अपेरेंटली वो जिस तरह से नज़र आ रहा था उसको वो मिसजज करती है उसके एक डांस रिफ्यूजल की वजह से. All his actions. Her prejudice clouds her usually clear judgment, um, and she listens to Wickham's biased account of Darcy with complete belief. यानी कि वो उसको गलत जज कर देती है और विक्रम की बात सुनती है जो कि बहुत ही एक तरफा होती हैं, यानी कि दोनों तरफा वो बोल रहा होता है. डर्सी के बारे में बुराई भी करता है, ठीक है, और फिर इसके बारे में इसकी तारीफ भी करता है एलिजबेथ की, यानी कि उसको फ्लर्ट करने के लिए. विद कंप्लीट बिलीफ के साथ वो डर्सी के बारे में उससे सुनती रहती है एंड डिक्लेयर्स डर्सी टू बी एबोमिनेबल थ्रू अनप्लेजेंट, ठीक है, थारोली अनप्लेजेंट. यानी कि वो डर्सी के बारे में इस तरह से वो डिक्लेयर कर देती है कि लाइक मैं इसको ऐसा समझती हूँ, ठीक है. तो ये जो इसकी मिस जजिंग का जो एक प्रोसेस था वो पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन से स्टार्ट हुआ, फिर उसको उस और हवा दी और उसको आग लगाई किसने, विक्रम ने. ब्लेंडेड बाय प्रेजुडिस शी रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल. इट इज एट रोजिंग, ये टॉम का नाम है, दैट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट्स. दोनों के सेल्फ डिस्कवरी का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो जाता है रोजिंग्स जब ये वाला जो पॉइंट आता है रोजिंग्स का नॉवल में, तब, ठीक है. At Netherfield Park, Elizabeth's family, her mother, her sister have seemed vulgar and ill-bred. ठीक है, वहाँ पे इनका जो कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर देखा जाता है सारी फैमिली को, उसकी सिस्टर को, मदर को, वो बहुत ही वल्गर टाइप का जो है वो उनका इम्प्रेशन नज़र आता है, क्योंकि माँ का भी इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है पहले से, और सिस्टर्स जो ऑफिसर्स के साथ फ्लर्ट करती नज़र आती हैं और इस तरह से, ठीक है. तो एक डिस्ग्रेस और वल्गर उनका जो है ना वो कैरेक्टर नज़र आता है सबको. At Rosings, Darcy is embarrassed by the vulgarity of his aunt, Lady Catherine, and realizes that refinement of manners is not the monopoly of the elite. ये वही कुछ लाइन्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, टाइटल जो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल उसमें यही सारी चीज़ें रिपीट हुई हुई हैं, ठीक है. और डर्सी एंड एलिजबेथ एक्चुअली एक 1.5 टाइम का जो एक लेक्चर है बहुत ही समटाइम्स डिफिकल्ट होता है रिकॉर्डिंग में बेसिकली. तो आई एम डेडली टायर्ड नाउ, इसलिए मैं थोड़ी सी डल हो रही हूँ. Darcy and Elizabeth are, of course, the pivotal characters, but the subsidiary characters also tend to demonstrate further aspects of main themes. यानी कि ये दोनों तो बेसिकली मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, प्रोटोगनिस्ट हैं दोनों, लेकिन जो माइनर कैरेक्टर्स हैं यानी कि जो साइड कैरेक्टर्स हैं
उनको भी उनके थ्रू भी हमें जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं थीम्स के वो हमें नज़र आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटेड हुए, ठीक है। लेडी कैथरीन द वर्क इज़ अ हिलेरियस कैरिकेचर, यानी कि एक्सट्रीमली बहुत ही इरोनिकली इसको प्रेजेंट किया गया है। ऑफ द सेम फॉल्ट्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये दोनों उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि हम एलिजबेथ और डर्सी में हम कहते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस है, लेकिन एक्चुअली जो लेडी कैथरीन है उसमें भी और मिसेस बेनेट में भी हमें ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं, ये फॉल्ट्स नज़र आते हैं। लेकिन फ़र्क ये क्या है, तो फिर उन दोनों ने अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया और चेंज किया, लेकिन ये दोनों वैसी की वैसी रहती हैं जैसी होती हैं। मिस्टर कॉलिंस, ठीक है, इसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी, इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑब्सिक्यूसनेस एंड प्राइड, ठीक है। ऑब्सिक्यूसनेस कहते हैं कि कोई जब मीठी मीठी बातें करके आपको प्लीज़ करने की कोशिश करता है ना, खुश करने की कोशिश करता है, चमचागिरी करना, ठीक है, उसको कहते हैं। ही इज़ अ साइकोपैंथ, साइकोफैंट भी यही मतलबीपन को कहते हैं, मीन, ठीक है, मीन होना, चमचागिरी करना। एंड आउट फ्लटर ऑफ लेडी कैथरीन, यानी कि लेडी कैथरीन के अपर क्लास की वजह से उसको बहुत ज़्यादा वो चमचागिरी करता था, मीठी मीठी बातें करता था, सिर्फ इसलिए कि वो भी उस क्लास से बिलोंग कर सके और अपना लेवल बढ़ा सके। Mrs. Bennet has a pride in her daughters and in her stupidity develops a prejudice against Darcy. Miss Bingley herself and her sister Mrs. Hurst, जो कि अपना मतलब उसका सरनेम जो है हर्स्ट है, मिसेस हर्स्ट उसको कहते हैं, और द मिक्सचर ऑफ प्राइड एंड इम्पर्टिनेंस, ठीक है। ये सारी इसी जो है वो मिक्सचर है इन सारी फॉल्ट्स का। इम्पर्टिनेंस कहते हैं बेचैनी को, ठीक है, बेचैनी को कहते हैं। The title Pride and Prejudice is thus points to the theme of the novel. The novel goes beyond a mere statement of first impressions and explores in depth the abstract qualities of Pride and Prejudice. This theme is worked out not only through the characters of Darcy and Elizabeth but also through various minor characters. ठीक है, जितने भी माइनर करेक्टर्स हैं आप जिसमें आप प्राइड एंड प्रेजुडिस देखते हैं, ये वाली थीम आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं along with the references from the novel. So the not so it is a title which does complete justice to the theme and subject of the novel. इस टाइटल के थ्रू हमें नज़र आता है कि करेक्टर और मेजर और माइनर करेक्टर्स और उनकी सिचुएशन और जितने भी थीम्स हैं उसके थ्रू ये प्राइड और प्रेजुडिस जो टाइटल है ये किस तरह से फिट बैठता है, ठीक है, और ये थीम किस तरह से जस्टिफाई होती है एज अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम एट एनी पॉइंट। सो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।